ये एक पोटेंशियल या फिर ओनली सोल्यूशन है टू क्लाइमेट चेंज। COP27 अभी कंक्लूड हुआ है एंड लाइक द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कुछ भी कंक्लूसिव निकल कर नहीं आया। 2015 में COP21 हुआ था पेरिस में, जिसके तहत एक टारगेट दिया गया था कि दुनिया को कोशिश करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि हम टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक ले बाय 2100 टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। और एक और एम्बिशियस टारगेट की कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम टेम्परेचर राइज को रोक ले, ये टारगेट दिया गया था। अब इसी के तहत मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो मेजर्स आने वाले टाइम में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि शायद उनकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो है एंड ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हम देख चुके हैं। तो 2100 तक हम 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर पाएँ, ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड 1.1 डिग्री सेल्सियस तक ही हम इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इतने डेविस्टेटिंग फ्लड्स आए। तो बहुत सारी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो कि सी लेवल राइज विटनेस कर रही हैं। तो बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं at 1.1 डिग्री सेल्सियस एंड वी आर मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ही शायद हम 2 डिग्री सेल्सियस देख लेंगे। तो ये जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं दे मे बी आर इनफ, बट जो उनका पेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज सेम पेज पर नहीं आ सकती। डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में एक हमेशा टिफ सा रहता है। सो उसी में एक सोल्यूशन दिया जाता है कि हम अगर सन को ही डिम कर दें, वी गो टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ सोलर जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, सोलर जियो इंजीनियरिंग या फिर हम सन डिमिंग की तरफ जाएं। अब ये क्या है? ये है, जैसे आपने सुना होगा कि फिलीपींस में एक वॉल्केनो फटा था 1991 में। अब जब ये वॉल्केनो फटा था ना, तो बहुत सारे एरोसोल्स, सल्फर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आ गए थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो था वो 0.5 डिग्रीज गिर गया ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ना केवल फिलीपींस और उसके सराउंडिंग एरियाज का, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्रीज गिर गया फॉर 18 मंथ्स। तो इसी की लाइन पे ना बात की जाती है सोलर डिमिंग की, सन डिमिंग की या सोलर जियो इंजीनियरिंग की। इसमें भी बात की जाती है कि हम एटमॉस्फेयर में, स्ट्रैटोस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स छोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो तो रुकेगा ही, उल्टा जो हमारा टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है हमारी प्लैनेट का, वो भी नीचे आ जाएगा। तो अब क्या ये एक इसको पोटेंशियल सोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक पोटेंशियल सोल्यूशन की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड कि हम काम कर रहे हैं ऑब्वियसली टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो हम जिस एफर्ट जो हमारे एफर्ट्स हैं, जिस पेस पे हम वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो तेज़ी से नहीं हो पा रहे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक ना हमारी जो भी हमारी इमिशंस है ना, उनको आधा करना पड़ेगा, ताकि हम उस टारगेट के क्लोज ही आ पाए। ठीक है, जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें इंक्रीज को लिमिट करना है बाय 2000 बाय ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उसके पास आ पाए। ठीक है, अब ऑब्वियसली जैसे हम बात करते हैं कि हम इमिशंस को कंट्रोल कर लेंगे, वो सब चीज़ें तो है ही। ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरह बात की जा रही है कि इमिशंस को ना, हमने बोला कि 2030 तक हमने इमिशंस को हाफ करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। हमें भी पता है पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो एक ये सोलर जियो इंजीनियरिंग और सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट SRM की बात की जाती है। इसमें क्या है कि अर्थ पे ना, स्ट्रैटोस्फेयर में हम बहुत सारे रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को स्प्रे कर देंगे, जैसे सल्फर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जब स्ट्रैटोस्फेयर में आएंगे तो ये सनलाइट को ना रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल हेल्प इन कूलिंग दी प्लैनेट। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो रुक जाएगा, उल्टा जो हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट है वो भी कम हो जाएगा। अब ये एक तरह से मिमिक करने की कोशिश है जो
वॉल्केनोस जब फटते हैं और एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एंड दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच हेल्प्स इन कूलिंग द प्लैनेट एंड दैट टू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, राइट। तो वही आइडिया है। अब इस पे ना सोलर डिमिंग पे या सन डिमिंग पे 3 इनिशिएटिव्स हैं दुनिया भर में जो काम कर रहे हैं। एक है इनिशिएटिव अंडर पेरिस पीस फोरम, जिसको ओवरशूट कमीशन भी कहा जाता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ग्लोबल लीडर्स एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। अनदर इज Carnage Council initiative of how the United Nations might govern geoengineering, ठीक है। और एक है डिग्रीज इनिशिएटिव, ये यूके बेस्ड है, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स जियो इंजीनियरिंग कि कैसे ये हम पॉसिबल कर सकते हैं और इसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। अब प्रोसेस देखो, प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है कि हमें एरोसोल्स को स्ट्रैटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर में इंजेक्ट करना है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिस्कस्ड जो कैंडिडेट है, बट हाँ एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डायमंड डस्ट, दे हैव ऑल्सो बीन प्रपोज्ड, इनके ऊपर भी स्टडीज की जा रही हैं। अब आते हैं इफेक्ट्स पे। देखो एक तो सबसे अच्छा इफेक्ट तो यही है कि रैपिड कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंड दैट टू फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस, ठीक है। और इसमें ना सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम पैसे लगेंगे, अ फ्यू बिलियन डॉलर्स, जहाँ पे अभी अगर आपने COP27 के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि वी नीड एटलीस्ट $1 ट्रिलियन, है ना, टू हेल्प कट डाउन दी इमिशंस। वहाँ पे अगर हम एक फ्यू बिलियन डॉलर्स में सन डिमिंग कर पा रहे हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एक चीज़ है, ठीक है। तो वो है एट द सेम टाइम जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे सी लेवल राइज का जो रेट है वो कम हो जाएगा, सी आई लॉस, पोलर आइस लॉस, हीट वेव्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी हमारी कम हो जाएंगी, है ना। बट ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, कुछ टाइम के लिए स्काई को हेजी या मिल्की कर देंगे। एट द सेम टाइम अब देखो प्लांट्स जो है वो उनको सनलाइट चाहिए टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हमारा पूरा प्लैनेट जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम उसको अल्टर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट को अगर हम अल्टर कर रहे हैं तो हम फोटोसिंथेसिस को अल्टर कर रहे हैं, एंड हाउ विल प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू दैट स्पेशली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, वो भी हमें एज सच इफेक्ट नहीं पता है। बट हाँ नेगेटिव होगा इतना पता है, कितना नेगेटिव होगा वो दैट इज फॉर अस टू सी। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ओजोन लेयर को भी डैमेज कर सकते हैं ये पार्टिकल्स, क्योंकि वो भी स्ट्रैटोस्फेयर में। अभी तो हमने CFCs और फ्लोरोकार्बन्स, HFCs, है ना, जो है उनको कम करके अभी तो वी हैव डिक्रीज्ड द इम्पैक्ट ऑफ दीज फ्लोरोकार्बन्स ऑन दी ओजोन लेयर, और फिर से उसका नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। देन मॉनसून्स माइट गेट वीकेंड, है ना, एंड इट माइट कॉज ड्राइंग इन द अमेजोन। फिर टर्मिनेशन शॉक, टर्मिनेशन शॉक क्या है कि जब हम एक तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं जो हम डिमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इनको रिमूव करेंगे एटमॉस्फेयर से, तो एकदम से जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दैट इज टर्मिनेशन, मतलब हमने ये ग्लोबल डिमिंग के लिए पार्टिकल्स को रिमूव किया एटमॉस्फेयर से, तो जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो एक शॉक मिलेगा और उसके इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो टर्मिनेशन शॉक एक इफेक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली उस पर बात नहीं की जा रही है। उसके बाद ना दूसरी चीज़ ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कुछ भी नहीं करेगी एटमॉस्फेरिक CO2 को कम करने के लिए, है ना। हमने एक तरह से एक और ऑल्टरनेटिव मेथड ले लिया कि हम टेम्परेचर राइज को रोक देंगे, बट जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसके लिए ये हेल्प नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दे आर अगेंस्ट दिस, बट ऐसा माना जा रहा है कि बिकॉज इतनी तेज़ी से टेम्परेचर राइज हो रहा है और उसके इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सन डिमिंग माइट बी द पोटेंशियल फ्यूचर सोल्यूशन। ऑब्वियसली अगर हम इसको एक क्विक फिक्स की तरह तो देखते ही हैं, तो इससे क्या होगा ना, जो अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे और ज़्यादा इसको पोटेंशियल सोल्यूशन की तरह देखेंगे, तो गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और सोसाइटीज़ ना वो जो डीकार्बोनाइजेशन के एफर्ट्स कर रहे हैं वो थोड़े से कम कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। और ना सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम नहीं होता कि कैसे ये ग्लोबल डिमिंग होनी चाहिए, सोलर जियो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तब तक हमें इसमें इंडल्ज नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ सोलर डिमिंग, सन डिमिंग और सोलर जियो इंजीनियरिंग। और भी बहुत तरीके हैं इसके, जैसे ऐसा माना जाता है कि हम क्लाउड्स आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। बट सन डिमिंग, दैट इज इंजेक्टिंग एरोसोल पार्टिकल्स और सल्फर पार्टिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर सोल्यूशन आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज, ठीक है, एंड अ सोल्यूशन विच कैन ईजिली बी डन।
with very few resources, very few economic resources, right? So that was regarding the topic of sun dimming. और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 नवंबर। ये लाइव होगा, ठीक है, 11 से 1 बजे रोज़ लाइव होगा। एंड इसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जैसे इनिशियली आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स कवर होंगे। तो द आइडिया इज़ कि आपको क्रैश में स्टैटिक और करंट दोनों की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। एक तरह से प्रीलिम्स 2023 को संभव करने के लिए ये क्रैश कोर्स है। देन एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लास में ना पीवाईक्यूज तो डिस्कस होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 8 एफएलटीज दिए जाएंगे जो कि एकदम एग्जाम की लाइंस पे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप होगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी आपको, एंड सीसैट की एक मास्टर क्लास भी होगी। एंड ऑल ऑफ दिस एट 10,799 रुपीज़ ओनली। एंड देन हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है विच कंसिस्ट ऑफ 30 टेस्ट विच इज प्राइस्ड एट 4049, और इसमें ना आपको वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड हो रहे हैं। देन अनदर प्रोग्राम इज मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप में क्या है, आपको एकेडमिक मेंटरशिप है अगर आपकी कोई एकेडमिक डाउट्स है, और स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप में ना आपको क्वालिफाइड यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स से गाइडेंस मिलेगी रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी। नाउ इफ यू परचेज दिस इज ऑल्सो फॉर 4049, द टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो फॉर 4049, लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठा लेते हो तो 6749 पे आपको ये मिल जाएंगी, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।